हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्वती वैली की। पार्वती नदी ब्यास की एक सहायक नदी है। ब्यास की इम्पोर्टेंट सहायक नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी पिन पार्वती दर्रे के पास ही स्थित है मानतलाई झील। इस मानतलाई झील से ही निकलती है हमारी पार्वती नदी। पार्वती नदी मानतलाई झील से निकलकर पांडु ब्रिज, ठाकुर कुआं, खीर गंगा, मणिकर्ण, कसोल होते हुए भुंतर में ब्यास नदी में आकर मिल जाती है तथा पार्वती नदी द्वारा बनाई जाने वाली वैली ही हमारी क्या कहलाती है? पार्वती वैली, जो भुंतर से लेकर कहाँ तक फैली हुई है? पांडु ब्रिज, मानतलाई झील तक। ओके, ये वाली वैली कौन सी है? पार्वती वैली। तथा पार्वती की जो सहायक खड्डे हैं, अगर पार्वती की सहायक खड्डों की अगर मैं बात करूँ, नालों की यदि मैं बात करूँ, तो जिसमें एक हो गया मलाना नाला, जो कि मलाना ग्लेशियर से ही निकलता है। ये हमारा मलाना ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर से निकलता है हमारा मलाना नाला, जो मलाना होते हुए पार्वती नदी में आकर मिल जाता है। ओके, दूसरा पार्वती की जो सहायक नाला है वो हो गया तोस नाला ये हमारा सराउमगा ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से निकलता है तोस नाला, जो तोस में आकर पार्वती नदी में मिल जाता है। तथा ठाकुर कुआं में ही आकर मिलता है डिबी बोकरी नाला। ओके, यही खीर गंगा के ऊपर स्थित है हमारा महर्षि वेद व्यास ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर पर स्थित है वासुकी लेक। इसी वासुकी लेक से निकलता है हमारा वासुकी नाला, जो तोस के पास पार्वती नदी में आकर मिल जाता है। और ये जो कसोल है, कसोल में आके मिलता है पार्वती नदी में ग्रहण नाला। ओके, ग्रहण नाला या ग्रहण गांव होते हुए ही कनावर वन्य जीव अभयारण्य तक पहुंचा जाता है। ओके, और खीर गंगा में ही है हमारा खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क। ओके, तो अगर मैं पार्वती रिवर की ट्रिब्यूटरी देखूं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ पार्वती रिवर या पार्वती नदी की सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं, तो एक हो जाता है मलाना नाला, है ना, मलाना नाला जो मलाना ग्लेशियर से निकलता है। एक हो जाता है हमारा तोस नाला, है ना, तोस नाला। एक हो जाता है हमारा वासुकी नाला। एक हो जाता है हमारा ग्रहण नाला। ओके, ये एक हो जाता है हमारा डिबी बोकरी नाला। ओके, आप इसको जो करके देख सकते हैं, है ना। अगर मैं दिखाऊं तो ये हो गया हमारा, जिसमें हमने बात करी, ये हो गया हमारा मलाना नाला, है ना, ये हो गया हमारा ग्रहण नाला, ये हो गया हमारा वासुकी नाला, ये हो गया हमारा तोस नाला, ये हो गया हमारा डिबी बोकरी नाला। ओके, ये हो गया हमारी पार्वती के सहायक नाले या सहायक नदियाँ। ठीक है, इसके बाद हमें पार्वती नदी में क्या क्या डिस्कस करना है वो हम देखते हैं। पार्वती वैली में हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो हम देखते हैं। तो पार्वती नदी में हम डिस्कस करेंगे, पार्वती वैली में हम डिस्कस करेंगे, है ना, सबसे पहले खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क को, खीर गंगा नेशनल पार्क को। उसके बाद मणिकर्ण को, मणिकर्ण में हम देखेंगे मणिकर्ण गर्म पानी का झरना, मणिकर्ण में ही देखेंगे मंदिर रामचंद्र मंदिर, और दूसरा लॉर्ड शिवा मंदिर। मणिकर्ण में ही देखेंगे मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे के बारे में। तीसरा हम पार्वती वैली में देखेंगे मलाना के बारे में, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कनावर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, ये भी पार्वती वैली में ही है ना, पार्वती जलग्रहण क्षेत्र में ही है। पांचों हम देखेंगे बिजली महादेव टेम्पल, है ना। बिजली महादेव टेम्पल कहाँ जैसे स्थित है, तो देखो ये है हमारा भुंतर, है ना, ये हमारा भुंतर में पार्वती नदी ब्यास नदी में आकर मिलती है ना। इस ब्यास नदी और इस पार्वती नदी के बीच में ही है यहाँ पे पहाड़ी, एक इसी पहाड़ी के टॉप पर है हमारा बिजली महादेव मंदिर। ओके, तो चलो एक एक डिस्कस करते हैं, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, हमें पता रहना चाहिए कि जो खीर गंगा नेशनल पार्क है ना, सबसे पहले तो यह किस रिवर वैली में है ना। सबसे पहले यह किस रिवर वैली में है, तो यह है पार्वती रिवर वैली में। ओके, दूसरा खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क का जो एरिया है वो है 710 वर्ग किलोमीटर। ओके, तीसरा इस खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क को बनाया गया था 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं, एक ये पूछ सकते हैं कि खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क किस जिले में है, तो कौन सा जिला हो जाएगा? कुल्लू जिला हो जाएगा, है ना। अगर आपसे थोड़ा सा डीपली पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाएगा कि यह किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में है, तो वो हो जाएगा पार्वती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में। ओके, इसका एरिया 710 वर्ग किलोमीटर, जिसकी स्थापना की गई थी 2010 में। ओके, इसके बाद खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क के बाद अगर खीर गंगा की मैं बात करूं, है ना, खीर गंगा की बात करूं, तो खीर गंगा में ही आपको मिलेगा खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग, खीर गंगा
हॉट वाटर स्प्रिंग। ओके, हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है। खीरगंगा हॉट वाटर स्प्रिंग, खीरगंगा गर्म पानी का झरना। दूसरा दूसरा आ जाता है हमारा खीरगंगा के बाद मणिकर्ण, ठीक है। मणिकर्ण को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मणिकर्ण की अगर हम बात करें तो मणिकर्ण, है ना, मणिकर्ण एक छोटा सा शहर मनाली और कुल्लू जाने वाले पर्यटकों को अपनी गर्म झरने और तीर्थ स्थानों की ओर आकर्षित करता है। मणिकर्ण हिंदू और सिख दोनों ही धर्मों का तीर्थ स्थान माना जाता है। ओके, अगर मणिकर्ण की बात करूं तो यह दोनों ही धर्म, कौन सा, हिंदू धर्म, है ना, और सिख धर्म, दोनों ही धर्मों के लिए यह तीर्थ स्थान है। ओके, दोनों ही धर्मों के लिए तीर्थ स्थान है। अगर मैं इस मणिकर्ण का थोड़ा सा इतिहास बताऊं तो भाई यहाँ पे जो मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है, मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है ना, कौन सा, मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है, ठीक है। तो ये जो मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है, यह गुरुद्वारा, है ना, यह गुरुद्वारा जो है यह गुरु नानक देव से संबंधित है, गुरु नानक देव जी से संबंधित है, ठीक है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव से, या सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से संबंधित है मणिकर्ण साहिब। कहते हैं कि गुरु नानक देव 1574 में अपने एक शिष्य मदीना के साथ मणिकर्ण आए हुए थे। किंवदंती कहती है, पौराणिक कथाएं कहती हैं कि मदीना जो इनका शिष्य था, इन्हें भूख लगी किंतु इनके पास भोजन नहीं था, तो गुरु नानक ने मदीना को भोजन बनाने के लिए, अन्न इकट्ठा करने के लिए भेजा। तो लोगों ने रोटी बनाने के लिए अन्न दान किया, परंतु समस्या इनके सामने यह थी कि खाना बनाने के लिए आग नहीं थी। तो गुरु नानक ने मदीना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा, है ना, और मदीना ने गुरु नानक देव जी का आगे का पालन किया और एक गर्म पानी का झरना यहाँ पे दिखाई पड़ा। गुरु नानक ने भगवान से यह प्रार्थना की कि अगर उनकी चपातियाँ पानी में तैरती हैं तो वह एक चपाती दान करेंगे। इस तरह से उनकी चपातियाँ विधिवत रूप से तैरने लगी। गुरु नानक ने कहा कि जो कोई भी भगवान के नाम पर यहाँ दान करेगा उसकी फेंकी हुई चीज़ें तैरने लगेगी। तो गुरु नानक देव जी इस तरह से संबंधित है मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे से। ओके, तो ये कब आए थे यहाँ पे, 1574 ईस्वी में आए थे मणिकर्ण साहिब अपने शिष्य मदीना के साथ। ओके, अगर हिंदू धर्म से रिलेटेड मैं बात कहूँ, हिंदू धर्म का भी ये तीर्थ स्थल है, तो हिंदू धर्म भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ प्रसंग है। ओके, हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना है, उसकी ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना है, ज़्यादा पुरानी कथाओं में नहीं जाना है। जो इन्फॉर्मेशन हमें पता रहनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरा मणिकर्ण में ही है मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग, है ना, मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग। अगर मैं मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग की बात करूँ, है ना, तो मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी झरने, गर्म पानी के चश्मे हैं, उनका जो तापमान है वो 64 डिग्री से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक है। 64 डिग्री से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान आपको इन झरनों का देखने को मिलता है। इन झरनों में देखो, इन झरनों में सल्फर नहीं पाया जाता है ना, यानी कि गंधक इन झरनों में नहीं पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में और झरने जो आपको मिलेंगे, गर्म पानी के चश्मे आपको मिलेंगे, वहाँ पे सल्फर रहेगा, लेकिन यहाँ पे सल्फर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो धर्मिता पाई जाती है इन झरनों में, ये आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है, रेडियो धर्मिता, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी होती है इस पानी में। ओके, पानी में स्नान करना, यहाँ के गर्म झरनों में स्नान करना गठिया के रोगों के लिए अच्छा माना जाता है। गठिया का जो रोग होता है ना, उसके लिए यहाँ, गठिया के रोग के लिए यहाँ स्नान करना अच्छा माना जाता है। ओके, मणिकर्ण गर्म पानी के झरनों में। इसके बाद हम देखेंगे मणिकर्ण में ही है हमारे दो फेमस टेम्पल, एक रामचंद्र टेम्पल, दूसरा लॉर्ड शिवा टेम्पल। एक रामचंद्र टेम्पल है, दूसरा लॉर्ड शिवा टेम्पल है। जो रामचंद्र टेम्पल है, इस मंदिर का निर्माण 17th सेंचुरी में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण 17th सेंचुरी में किया गया है। अगर हम देखें 17वीं शताब्दी में, है ना, कुल्लू में जो शासन कर रहे थे, वो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली शासक थे, जिनका नाम राजा जगत सिंह था, है ना। तो इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ओके, जो भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव के मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और हुआ क्या था कि 1905 में भूकंप आने के कारण यह मंदिर थोड़ा सा झुक गया है, ठीक है। लेकिन
आपको रामचंद्र मंदिर के बारे में पता होना चाहिए, किसने बनाया है? राजा जगत सिंह ने। ठीक है, लॉर्ड शिवा टेम्पल भी यहाँ पर है। आप मणिकर्ण की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुल्लू घाटी के जो देवता हैं वो नियमित तिथि पर मणिकर्ण जाते हैं। ठीक है, वो मणिकर्ण जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मणिकर्ण के बारे में। ठीक है, मणिकर्ण के बारे में, मणिकर्ण के बारे में हमने देख लिया। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में भी, यहाँ पे जो रामचंद्र टेम्पल है उसके बारे में भी, लॉर्ड शिवा टेम्पल है, और यहाँ पे जो गुरुद्वारा है मणिकर्ण साहिब उसके बारे में भी, जो संबंधित है किससे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से, जो कि 1574 में मणिकर्ण आए थे। तीसरा, जो मलाना नाला है, जो मलाना नाला है ना, तो अगर मलाना नाला मलाना ग्लेशियर से निकलता है और पार्वती नदी में आकर मिल जाता है। और मलाना नाला द्वारा बनाई जाने वाली जो वैली है वो कौन सी है? मलाना वैली है। कौन सी है? मलाना वैली। तो इस मलाना वैली में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इस मलाना विलेज के बारे में, इस मलाना विलेज के बारे में। ओके, तो ये जो मलाना विलेज है ना, यहाँ पे इसको हम कुछ सब हेडिंग्स के साथ समझेंगे। अगर मलाना गांव के हिस्ट्री की मैं बात करूं तो भाई माना जाता है कि जामलू ऋषि, कौन से? जामलू ऋषि, जामलू ऋषि ने इस स्थान पर निवास किया और यहाँ पर नियम और कानून बनवाए। वही ऐसा दावा किया जाता है कि मलाना एक संसदीय प्रणाली के साथ दुनिया के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है ना। जो मलाना है, अगर मैं कहूँ तो यह सबसे पुराने, यहाँ का जो शासन है सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक माना जाता है। ओके, यहाँ की जो ग्रामीण है उनका मानना है कि वे सिकंदर महान के सैनिकों के वंशज हैं। ठीक है, ये अपने आप को, यहाँ के लोग अपने आप को किसके वंशज मानते हैं? सिकंदर महान के वंश, सिकंदर के सैनिकों के वंशज अपने आप को मानते हैं। और इनका मानना है कि इनके पास शुद्ध आर्यन जीन्स है ना, इनके जो जीन है वो शुद्ध आर्यन है। ओके, अगर मलाना में गवर्नमेंट की यदि मैं बात करूँ, ओके, मलाना में गवर्नमेंट की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो शासन किया जाता है, यहाँ पे भी कहते हैं कि यहाँ पे भी एक संसद है, यहाँ पे भी एक संसद है जिसके 2 सदन है, जिसके 2 सदन है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस, अपर हाउस, एक निचला सदन और एक उच्च सदन। ओके, जो लोअर सदन है, लोअर सदन का जो नाम है वो है कनिष्ठांग, कनिष्ठांग, और अपर सदन का जो नाम है वो है ज्येष्ठांग। भाई यह इंपॉर्टेंट है ना, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एचएस में रिसेंटली, है ना, 1-2 साल पहले। ओके, यानी कि गांव एक द्विसदनीय संसद द्वारा शासित है जिसमें कनिष्ठांग नामक निचला सदन और ज्येष्ठांग नामक उच्च सदन शामिल है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, मलाना में भाषा की बात करूं तो लैंग्वेज, यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है तो मलाना के जो निवासी है वो कनासी भाषा बोलते हैं। कौन सी? कनासी भाषा ये बोलते हैं। ओके, ऐसा माना जाता है कि यह भाषा बहुत पहले वहाँ रहने वाले शैतानों की हुआ करती थी। इनकी भाषा को सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के द्वारा ही समझा जा सकता है। कनासी भाषा मलाना गांव के आस पड़ोस में बोली जाने वाली बोलियों में से किसी के साथ भी नहीं मिलती है, लेकिन यह भाषा कई तिब्बती बोलियों तथा संस्कृत का मिश्रण से लगती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए कि कनासी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो वो मनाली में कहाँ पर, कुल्लू में कहाँ पर? मलाना विलेज में बोली जाती है ना, जो कि तिब्बती और संस्कृत का मिश्रण है। ओके, जो कि तिब्बती और संस्कृत का मिश्रण है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मलाना में, तो मलाना में जो टेम्पल है, मलाना में जो मंदिर है ना, वो एक है जामलू ऋषि मंदिर और दूसरा है रुक्मणी मंदिर। जामलू ऋषि मंदिर और दूसरा है रुक्मणी मंदिर। ओके, तो जो देवता जामलू है ना, इनको जमदग्नि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। जमदग्नि, ओके, कौन सी ऋषि? जमदग्नि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। जामलू ऋषि को जमदग्नि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जामलू ऋषि का जो टेम्पल है यह काठकुनी शैली में बनाया गया है, काठकुनी शैली में इसको बनाया गया है, जमदग्नि ऋषि के टेम्पल को या जामलू टेम्पल को। ओके,
अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस यहाँ की सामाजिक संरचना की यदि मैं बात करूँ तो गाँव, अगर यहाँ पे ग्राम सभा की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ के गाँव का पूरा प्रशासन, ठीक है, यहाँ के गाँव का पूरा प्रशासन ग्राम सभा के माध्यम से जामलू देवता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो ग्राम सभा है, यहाँ पे जो ग्राम सभा है उस ग्राम सभा में 11 सदस्य हैं। इस ग्राम सभा में 11 सदस्य हैं और जिन्हें कि इन सदस्यों को जामलू देवता के प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, जामलू देवता के प्रतिनिधि इन्हें माना जाता है। जामलू देवता के प्रतिनिधि इन्हें माना जाता है ना, जो कि है ना ये प्रतिनिधि 11 सदस्य, जो ग्राम सभा के 11 सदस्य जिन्हें कि जामलू देवता का प्रतिनिधि माना जाता है ना, ये ही शासन करते हैं जामलू देवता के नाम पर इस गांव में। ठीक है, इनका जो निर्णय होता है वो किसी भी विषय में अंतिम माना जाता है इन सदस्यों का। ओके, इस ग्राम सभा का जो निर्णय होता है वह किसी भी विषय में वो अंतिम माना जाता है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से, इसी कारण इसे हिमालयन का या मलाना को हिमालय का एथन भी बोला जाता है ना। इसे मलाना को क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एथेंस ऑफ हिमालय, यानी हिमालय के एथन भी इसे बोला जाता है। भाई मलाना से अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, यहाँ का जो संसदीय शासन प्रणाली है वो, दूसरा यहाँ पे जामलू ऋषि टेम्पल है जो कि जमदग्नि ऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि काठगुनी शैली में बना है, और दूसरा यहाँ पे रुक्मणी टेम्पल है। ओके, मलाना में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, कन्नासी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। ये अपने आप को सिकंदर के सैनिकों के वंशज मानते हैं। ओके, सबसे प्राचीन लोकतंत्र में से एक माना जाता है मलाना का लोकतंत्र। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे पार्वती वैली में, है ना, वो हो गया हमारा बिजली महादेव टेम्पल। ठीक है, कौन सा डिस्कस करेंगे, बिजली महादेव मंदिर। भाई बिजली महादेव का जो मंदिर है, बिजली महादेव की महत्ता कुल्लू में सबसे अधिक है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक बिजली महादेव की सवारी दशहरे मेले में नहीं पहुँचती तब तक देवताओं का जुलूस शुरू नहीं किया जा सकता है। खास बात इस मंदिर की यह है कि इस प्राचीन मंदिर के प्रांगण में बहुत ऊंचा ध्वज स्तंभ है जो एक पूरे लंबे देवदार वृक्ष को छीलकर बनाया जाता है। कहते हैं कि लगभग 12 वर्षों के अंतराल में माघ और फागुन के महीने में इस स्तंभ पर, जो कि इसके प्रांगण में खड़ा है, इस स्तंभ पर बिजली गिरती है और यह स्तंभ जलकर भस्म या राख हो जाता है ना। ध्वज या स्तंभ जलकर भस्म हो जाता है, बल्कि मंदिर में स्थित जो पत्थर का शिवलिंग होता है वो भी चूर चूर हो जाता है। बावजूद इसके मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। जैसे जैसे माघ फागुन का जब महीना समाप्त हो जाता है, बीत जाता है, इसके बाद दोबारा लोगों की चहल पहल यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो गांव का पुरोहित तथा गांव की बिहाई लड़कियां, समझना इस बात को, गांव का पुरोहित तथा गांव की बिहाई लड़कियां शिवलिंग के टुकड़ों को मक्खन से चिपकाकर पुनः स्थापित कर देते हैं तथा यह क्रम अनंत काल से ऐसा चला आ रहा है ना। भगवान शिव की जो शिवलिंग होती है वो मक्खन से यहाँ पे ये चिपक जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, और इसकी महत्ता कुल्लू में सबसे अधिक है बिजली महादेव की। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट जो हमें पता रहना चाहिए बिजली महादेव टेम्पल से, तो वो है कि इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, बिजली महादेव मंदिर का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो क्या है, पेंटरूफ स्टाइल। पेंटरूफ स्टाइल यानी कि बंद छत शैली, बंद छत शैली में यह मंदिर बना हुआ है। ओके, बंद छत शैली में यह मंदिर बना हुआ है, यह आपको पता रहना चाहिए। बाकी हिस्ट्री में ऐसा मिलता है कि भाई यदि कोई व्यक्ति है ना व्यास और पार्वती के संगम स्थल से, यदि कोई व्यक्ति पार्वती और व्यास के संगम स्थल से पानी इकट्ठा करता है और मंदिर तक पैदल यात्रा कर यदि शिवलिंग को उस पानी से स्नान करवाता है तो उसकी मन्नत पूरी हो जाती है ना। ऐसा ही 1500 ईस्वी में, कहते हैं कि ऐसा ही 1500 ईस्वी में राजा सिद्ध सिंह ने ऐसा किया था। राजा सिद्ध सिंह ने व्यास और पार्वती के संगम स्थल से पानी इकट्ठा किया और पैदल मंदिर तक पहुंचे और वहां पे शिवलिंग को स्नान करवाया और अपनी मन्नत मांगी। उनकी मन्नत पूरी भी हुई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने कुल्लू रियासत का सिंहासन प्राप्त करा था 1500 ईस्वी में कुल्लू में, है ना, सिद्ध सिंह बदानी वंश की स्थापना की थी राजा सिंध सिंह ने, है ना। इसके पहले कुल्लू में
पहला पाल वंश का शासन था। ओके, अगर मैं आपको इसकी हिस्ट्री की टाइमलाइन दूँ, है ना, तो आपको मैं बताऊं, जो राजा सिद्ध सिंह थे, है ना, राजा सिद्ध सिंह से पहले, है ना, जो पाल वंश के अंतिम शासक थे वो थे कैलाश पाल। पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? कैलाश पाल। ठीक है, कैलाश पाल। ठीक है, कैलाश पाल। कैलाश पाल का जो शासनकाल था वो था 1428 से 1450 वर्षों तक। ओके, इसके बाद 1450 से 1500 ईस्वी तक कुल्लू में, 1450 से 1500 यानी कि लगभग 50 वर्षों तक कुल्लू का कुछ भाग सुकेत रियासत के अधीन था, तथा कुछ भाग स्थानीय राणाओं के अधीन था या स्थानीय ठाकुरों के अधीन था। ओके, इसके बाद 1500 में, है ना, सिद्ध सिंह ने सिंह बदानी वंश की स्थापना करी और कुल्लू, ठीक है, कुल्लू पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो 1500 ईस्वी से 1532 तक रहे थे सिद्ध सिंह। ओके, सिद्ध सिंह के बाद 1532 में सिद्ध सिंह के बेटे बहादुर सिंह ने कुल्लू का सिंहासन प्राप्त करा, है ना, जिनका शासनकाल है 1532 से 1559 तक। ठीक है, बहादुर सिंह ने ही बनवाया है हिडिंबा देवी का टेम्पल। बहादुर सिंह ने ही बनवाया है कौन सा टेम्पल? हिडिंबा देवी टेम्पल। ओके, तो बिजली महादेव से हमें क्या पता रहना चाहिए कि यह टेम्पल जो है वो पेंट रूफ स्टाइल में है, बंद छत शैली में, और यहाँ से जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है वो यही कि राजा सिद्ध सिंह ने, है ना, ब्यास और पार्वती नदी के संगम स्थल से पानी इकट्ठा करके, है ना, मंदिर तक पैदल यात्रा कर मंदिर में शिवलिंग पर को स्नान करवाया था। ओके, इसके बाद देखते हैं कनावर वन्यजीव अभयारण्य। भाई कनावर वन्यजीव अभयारण्य अगर आपसे पूछा जाता है कि यह किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आता है, तो यह भी कौन से हैं? पार्वती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में कनावर वन्यजीव अभयारण्य आता है। अगर मैं कुल्लू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करूं तो हमें पता है कि कुल्लू में 6 वन्यजीव अभयारण्य है ना। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके, कुल्लू में अगर मैं वन्यजीव अभयारण्यों की बात करूं तो पहला आ जाता है हमारा मनाली वन्यजीव अभयारण्य, मनाली वन्यजीव अभयारण्य, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आ जाता है हमारा कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्वती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में है ना। कसोल, अगर कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक अगर आपको पहुंचना है तो आप कसोल, है ना, कसोल से ग्रहण गांव होते हुए कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पहुंच सकते हैं। ओके, कसोल में ही ग्रहण नाला आकर मिलता है पार्वती नदी में। ओके, दूसरा हो गया कनावर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा हो गया खोकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। चौथा हो गया कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पांचवा हो गया सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सेंज वन्यजीव अभयारण्य सेंज नदी के जलग्रहण क्षेत्र में है ना। और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीर्थन नदी के जलग्रहण क्षेत्र में है ना। तो यही मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनालसू खड्ड के जलग्रहण क्षेत्र में है ना। कनावर आपकी पार्वती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में, ठीक है। खोकन में, कायस आपका ब्यास नदी के जलग्रहण क्षेत्र में, तथा सेंज आपका सेंज नदी के जलग्रहण क्षेत्र में, और तीर्थन आपका तीर्थन नदी के जलग्रहण क्षेत्र में। ओके, जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पे इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पार्वती वैली में ये चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो ये थी आपकी पार्वती वैली और इसकी सहायक वैली मलाना वैली। ओके, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।